ओके एवरीवन, अभी हम देखेंगे एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो एरर हैंडलिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आज के इस लेक्चर में। और इसके बाद आगे भी चीज़ें देखेंगे, और जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, सो अभी फिलहाल राइट नाउ हम देखेंगे एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि डेवलपर रोबस्ट एप्लीकेशन, डेवलप रोबस्ट एप्लीकेशन। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलप करने होते हैं तो आपको एरर मैकेनिज्म पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब रोबस्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लो आपका कोई एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफर होती है, जैसे कि वो एप्लीकेशन उसको रन नहीं कर पाता और एप्लीकेशन क्रैश होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अगर हैंडल कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में, अगर प्रॉब्लम जहाँ पर आती है दिक्कत, वहीं पे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा और बाकी का एग्जीक्यूशन एज इट इज़ रन होगा। तो इस तरीके का जो भी फीचर होता है, फंक्शनलिटी होती है हमारे सॉफ्टवेयर का, बिहेवियर होता है, उसी को कहा जाता है रोबस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल करके हम इस तरीके की फंक्शनलिटी बना सकते हैं। अगर हमारा एप्लीकेशन बीच में ही कोई अनसर्टेन कंडीशन फेस करता है तो वो रन नहीं होता है, उस टाइम वो क्रैश होता है, तो हम उसको क्रैश होने से बचाएंगे। और जितना पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है वही पार्ट को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हमारा एज इट इज़ वर्क होगा। तो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज नथिंग बट एज अ रोबस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे एप्लीकेशन में, क्योंकि एरर्स बहुत एक बुरी चीज़ होती है हमारे एप्लीकेशन में, जो कि हमारा सब कुछ तबाह कर सकती है। तो इस एरर को मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर की एक पहचान होती है कि वो इस टाइप के एरर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शनलिटी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बनानी है, चाहे आप एंगुलर पे काम करो या किसी भी मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एरर जो है जो हमारे एप्लीकेशन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ठीक है, तो इसी एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म को हमें देखेंगे अभी इस लेक्चर में, और इसको समझेंगे और इसको किस तरीके से कोडिंग के द्वारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ द एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एरर्स आते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम हैंडल करते हैं। हैंडल करना मतलब उसको कैच करना है, और उसको क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेके उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, या फिर जो कुछ एक्शन आप लेते हो एरर के रिगार्डिंग, वो एक्शन परफॉर्म करने और हमारा प्रॉब्लम एप्लीकेशन क्रैश होने से बचाना है। तो दिस इज कॉल्ड एज एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई कैच मैकेनिज्म कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्राई कैच किस तरीके से वर्क होता है, तो ये ट्राई कैच मैकेनिज्म के अंदर एक ट्राई कैच और फाइनली नाम की 3 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये मैकेनिज्म काम करता है। तो ठीक है, चलो अभी किस तरीके से काम करता है हम लाइव कोडिंग के जरिए देखेंगे, और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम एक नया फाइल बनाएंगे ट्राई कैच नाम से .js। अब इसको हमें अटैच करना है यहाँ पे, ट्राई कैच। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फाइल। अभी यहाँ पे कोड करना है, तो यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म है हमारा ये 3 चीज़ों पे बनता है। एक यहाँ पे ट्राई, सेकंड है कैच, एरर, यहाँ पे जो भी एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम, और उसके बाद आता है फाइनली। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे ओके, ये एक इस तरीके का ये मैकेनिज्म है यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे, ये इस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, पॉसिबल एरर कोड,
यहाँ पे आपको कोड करना है, ठीक है। जो भी कोड आप लिखते हो तो आपको इसके अंदर लिखना है, ताकि आपको लगता है कि उस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है तो आप उस टाइप का जो भी कोड है ट्राई ब्लॉक में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे भी इसके अंदर कुछ एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्टली ये जंप करता है कैच ब्लॉक में। यहाँ पे इट इज अ कैच एरर। तो जो भी अगर एरर आता है तो डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन स्टॉप नहीं होता है, वो क्या करता है, वो कैच ब्लॉक इसके अंदर जंप करता है। तो यहाँ पे हमें जो कुछ लिखना है, मैसेज देना है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एरर को हैंडल करने के रिगार्डिंग। और इसके बाद फाइनली ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होता है, ऑलवेज रन होता है। अगर ऑलवेज रन होता है तो ये ब्लॉक, चाहे कैच एरर आपको अगर यहाँ पे एरर आता है तो भी ये ब्लॉक रन होता है, और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये रन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ एरर आया है तो कैच ब्लॉक आपका रन होगा यहाँ पे, और उसके बाद ये फाइनली रन होगा। या फिर ट्राय के अंदर एखादा प्रोग्राम घेऊन दाखवा ना. हाँ ठीक आहे, दाखवतो मी, जस्ट एक कॉन्सेप्ट सांगतो मी तुम्हाला, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मेन मतलब यहाँ पे है कि ये ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आता है तो कैच ब्लॉक में चला जाता है, और उसके बाद ये फाइनली रन होता है। या फिर यहाँ पे अगर एरर नहीं आता है तो कैच ब्लॉक रन नहीं होगा, ये फाइनली ब्लॉक फिर भी रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो अभी चलो हम यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे विदाउट ट्राई कैच का कोड करेंगे। जैसे कि मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैंने प्रिंट एक्स किया है, और उसके बाद मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैसेज दूंगा एप्लीकेशन प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कोड किया है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं यूज़ किया है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। तो नॉर्मली इस एक्सपेक्टेड क्या है कि ये प्रोग्राम, ये मैसेज आना चाहिए फाइनली कि सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। जैसे भी ये मैसेज आता है इसका मतलब क्या है कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये एरर आया है, रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड। तो हमें ये मैसेज मिला है क्या, ये नहीं मैसेज मिला है। क्यों? क्योंकि हमारा एरर यहाँ पे आया है, क्योंकि वो बोलता है कि यहाँ पे जो एक्स यूज़ कर रहे हैं आप, ये ऑलरेडी कहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ऑकर हुए यहाँ पे, इट इज़ द एरर, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। तो हमारा एप्लीकेशन बीच में क्रैश हुआ है, और ये लाइन फाइनल रन होनी थी वो नहीं रन हो चुकी है। तो इस तरह का एप्लीकेशन हमारा बिहेव करता है। अगर इस तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, मतलब जहाँ एरर आता है तो हम उसको हैंडल करेंगे, और हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एज इट इज रन करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे ये जो पॉसिबली कोड है यहाँ पे, इसको हम ट्राई के अंदर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ट्राई के अंदर रखने के बाद जैसे भी एरर आता है तो उस एरर को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग, और बाय मिस्टेक x is used, ओके, बाय मिस्टेक x is used, इस तरह का कोड हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये, इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ओके, फाइनली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे पॉसिबली एरर जो आएगा वो कोड हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे ही एरर आता है ये कैच में चला जाएगा, ये मैसेज लिखेगा, और उसके बाद ये फाइनली ऑटोमेटिकली रन होगा हमारा, ठीक है। इसका मतलब जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन हमने दिए थे कोडिंग के अंदर, सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं इवन एरर ऑकर होने के बाद भी, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आ चुका है हमारा, बाय मिस्टेक एक्स इज यूज। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पे हमें मिला है, ओके। सो राइट नाउ चाहे तो आप इसको फाइनली की जगह बाहर भी रख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे रन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे बाय मिस्टेक एक्स इज यूज, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कोड लिखा है, ये एरर कोड है। तो ये कोड में जैसे भी एरर आता है तो ये डायरेक्टली कैच होता है, एरर को हैंडल यहाँ पे किया है हमने एक मैसेज देके, और उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नीचे की लाइन यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, रिगार्डलेस ऑफ एरर ऑकर और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके
से जो भी मैकेनिज्म यूज़ होता है उसी को कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एरर हैंडलिंग उसको कहा जाता है। तो हम एरर को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उसको हमें जो कस्टम जो भी सफाई देनी है एरर के रिगार्डिंग या फिर कुछ काम करना है, तो हम यहाँ पे उसका मैसेज दे सकते हैं, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइन हमारी एग्जैक्टली रन होगी एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका ट्राई कैच मैकेनिज्म काम करता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो भी कोड लिखना है ट्राई में लिखो, अगर एरर आता है तो आप यहाँ पे उसको हैंडल करो, और फाइनली ब्लॉक ये क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा, रन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्राई कैच मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि मान लो यहाँ पे मैं ये कंसोल को रिमूव ये कर देता हूँ। अब ये जो कैच है, ये कैच में जो ऑब्जेक्ट दिया है मैंने ई, तो यहाँ पे जैसे भी एरर ऑकर होता है तो जो एरर आया है वो एरर इसके अंदर चला जाता है, ई के अंदर जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे देंगे, और फिर उसका इस्तेमाल करके हम इस ब्लॉक के अंदर उस एरर की डिटेल भी प्रिंट कर सकते हो। तो मैं उस एरर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा यहाँ पे console.log और ई, सॉरी ई। ठीक है, तो ये एरर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये एरर ऑब्जेक्ट है, एरर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। अब इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये एरर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो चुका है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ये इसका मैसेज है एरर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एरर ऑब्जेक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए, ताकि उस प्रॉपर्टी से हम एरर के डिटेल्स क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है शॉर्ट में देखेंगे हम, क्योंकि उसकी उसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो हम एरर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखेंगे अभी शॉर्ट में। और ये हमारा एरर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस जैसे भी हमारा ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो ये एरर ऑब्जेक्ट को एरर ऑब्जेक्ट जो है कैच के अंदर ई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, किस टाइप का एरर आया है, और वो एरर ऑब्जेक्ट इसको पास किया जाता है, और जैसे पास करने के बाद यहाँ पे हम उसकी डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे भी एरर आएगा कैच ब्लॉक रन होगा, और ई को यहाँ पे जो भी हमने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल, उसके अंदर एरर ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो एरर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे console.log, तो हम ई डॉट नेम, इससे क्या कर सकते हैं, एरर का नेम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का एरर अभी आया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इसको, तो यहाँ पे एरर का नाम है रेफरेंस एरर, तो हमारा जो एरर आया है उसका टाइप क्या है, रेफरेंस एरर। तो एरर 8 प्रकार के होते हैं जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रेफरेंस एरर होते हैं, आउट ऑफ इंडेक्स एरर होता है, तो ये 8 प्रकार के एरर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी एरर इसी 8 प्रकार में ही आता है, ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको हम बाद में देखेंगे कौन से टाइप का एरर क्या करता है। अगर आपको उस टाइप का एरर आता है तो आप वो एरर टाइप देख के ही उस पहचान सकते हो कि एरर किस लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि एरर आप किस टाइप का आया। तो एरर रेफरेंस एरर आया है, मतलब यहाँ पे आप जिस चीज़ को रेफ़र करना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। जैसे हम x को यहाँ पे रेफ़र करें, लेकिन x कहाँ पे डिक्लेयर या डिफाइन किया हुआ नहीं है, इसलिए ये रेफरेंस एरर आया है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी मैसेज, console.log ई डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि एरर कौन सा एरर आया है, उसने क्या मैसेज दिया है, ये सारे डिटेल्स इसके अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है x इज़ नॉट डिफाइंड, तो आप यहाँ पे क्लियरली एरर मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है उसने किस तरीके का मैसेज दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि x इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट उसने बताया कि यहाँ पे x जो यूज़ हो रहा है वो डिफाइन नहीं है। तो आप एग्जैक्ट एरर मैसेज आपको चाहिए तो इस एरर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मैसेज को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ उसके बाद इसकी और एक प्रॉपर्टी है जैसे कि स्टैक प्रॉपर्टी, console.log यहाँ पे ई डॉट स्टैक। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एरर स्टैक प्रॉपर्टी क्या करता है कि एरर कहाँ पे आया है, कौन सा एरर आया है, और एरर का नाम क्या है। मतलब यहाँ पे एरर का नाम क्या है, कौन सा मैसेज है, और एरर कहाँ पे आया है,
वो पूरा यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एरर आया है। तो स्टैक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एरर के रिगार्डिंग डिटेल्स कि किस टाइप का एरर आया है, एरर मैसेज क्या है और एरर कहाँ पे आया है। तो ये स्टैक प्रॉपर्टी आपको स्टैक ट्रेस करने के लिए होती है, मतलब आपको डिबगिंग करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपके एप्लीकेशन में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये एक बहुत ही ऑसम फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे आप इस तरीके से एरर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो और एरर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कोड है ट्राई में करना है, कैच के अंदर प्रोविजन करना है, अगर एरर आता है तो मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक में ऑलवेज ये ब्लॉक रन होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोड करना है जहाँ पे वो कोड एरर आए या ना आए फिर भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप इस तरीके का कोड फाइनली ब्लॉक में करते हो। सो नॉर्मली फाइनली ब्लॉक में रिसोर्स क्लीनअप का कोड किया जाता है, मतलब आप जब भी कोई रिसोर्स यूज़ करना चाहते हो तो उसको ओपन करने के बाद कुछ एरर आता है तो उस रिसोर्स क्लोज नहीं हो पाते। तो इस टाइम एरर आया, फिर हमारा काम कंप्लीट भी हुआ, तो रिसोर्स को क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 ब्लॉक है यहाँ पे। इस 3 ब्लॉक का मैकेनिज्म जो है इस तरीके से काम करता है। अगर इसको हम इस तरीके से यूज करें तो बेहतर तरीके से एप्लीकेशन के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ट्राई कैच मैकेनिज्म को देखा है, अब यहाँ पे ट्राई फाइनली देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ट्राई कैच फाइनली तीनों चीज़ों को एक साथ हमने यूज़ किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करें। ठीक है, तो चलो हम इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि सबको? यस यस सर। ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ ट्राई लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई, और उसके बाद डायरेक्टली फाइनली लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैच वगैरह कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलो हम इसको एक एरर कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कोड एरर जनरेट करेगा एक। ठीक है, और फाइनली के अंदर हम दे देंगे एक मैसेज दे देंगे, प्रोग्राम सक्सेसफुली। ठीक है, अब इस तरीके का हमने क्या किया है, यहाँ पे कोड किया है। अब यहाँ पे कैच वगैरह नहीं यूज़ किया हमने। अभी देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, हमारा फाइनली रन हुआ है और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रैश हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करते हो सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक, 2 ही ब्लॉक, तो ट्राई ब्लॉक में जो एरर आता है वो एरर आएगा आपको, आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा, लेकिन वो क्रैश होने से पहले आपका फाइनली रन होगा और फिर आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई और फाइनली यूज़ करते हो तो यहाँ पे कैश नहीं यूज़ किया तो आपकी एरर को हैंडल नहीं कर सकते, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा ही होगा, लेकिन वो फाइनली रन होने के बाद होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक मैसेज लिखता हूँ नीचे, तो देखते हैं 2 बार आता है या नहीं। यहाँ पे तो देखो ये लास्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रैश हुआ और एप्लीकेशन क्रैश होने से पहले फाइनली रन होगा और फिर हमारा एप्लीकेशन क्रैश होगा, तो लास्ट वाला लाइन हमारा कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म सिर्फ ट्राई फाइनली हम यूज़ करके इस तरीके का बिहेव करता है ये। तो आप ट्राई फाइनली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको अगर ट्राई में कुछ भी एरर आया है तो उसको हैंडल नहीं करना है और फाइनली को रन करना है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ट्राई फाइनली का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए एरर हैंडलिंग के लिए ये तो कोई प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एरर हैंडल किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे एरर हैंडलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है उनको, या फिर उनके पास ऐसा कोड होता है कि वो पॉसिबली एरर नहीं देता है, तो उस टाइप का जो भी कोड है वो रन करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन दिस आर द मैक्सिमम टाइम इज़ अ मीनिंगलेस। ओके, तो अगर आपको एरर हैंडल करना है तो यू हैव टू यूज़ द कैच ब्लॉक, तभी आप एरर हैंडल कर पाओगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यहाँ पे। अभी हम देखेंगे इसके ट्राई कैच फाइनली, ये हमने और देखा है शुरू में। यहाँ पे ये ट्राई कैच फाइनली, ये तीनों भी चीज़ें हम एक साथ यूज़ किया है हमने और किस तरीके से बिहेव करता है ना। उसके बाद हम देखेंगे थ्रो एरर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एरर है उसको क्या कर सकते हैं, थ्रो करते हैं। थ्रो करते हैं मतलब क्या होता है कि मान लो आपको लगता है कि कहीं पे एरर की संभावना है, तो आप एक एरर बना के उसको फेंक देते हैं
थ्रो करते हैं, ताकि उस कोड को अगर कोई ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल करता है तो उसको वो एरर की रिगार्डिंग सारी डिटेल मिल सकते हैं। आप किस तरीके से देखो, अभी यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन। अब ये फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ जैसे प्रिंट मैसेज ये नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग, ओके, अब ये फंक्शन है, जैसे इसको मैं क्या करूँगा, एक नंबर पास करूँगा नम। अब मुझे चेक करना है अगर इस नंबर को आप इवन नंबर पास करोगे तभी ये काम करेगा, ऑड नंबर पास करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इफ नम मॉड, या फिर ये जो फंक्शन है इसको हम स्क्वायर नाम दे देंगे। ये फंक्शन का काम क्या है, एक स्क्वायर प्रिंट करना, ठीक है, एक स्क्वायर को क्या करना है, प्रिंट करना, इसका काम है, ठीक है। अब इसको एक हम नंबर पास करेंगे, लेकिन कभी कभी यूज़र नंबर की जगह स्ट्रिंग पास करता है, तो उस टाइम क्या होगा, ये फंक्शन स्ट्रिंग पास करने के बाद हम स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो या फिर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इस तरीके से बनाना है कि प्रॉपर वे से डेटा अगर आता है तभी वर्क करेगा, अदरवाइज एक एरर थ्रो करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे इफ, और हम इसको चेक करेंगे इज नैन। अगर ये नैन है मतलब नॉट अ नंबर है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर है, मतलब ये स्ट्रिंग या अदर कुछ है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से न्यू, यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू, और यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया है कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर आप मैसेज दे सकते हो कि इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे भी ये एरर थ्रो होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन काम करना बंद कर देगा, और जहाँ पे कॉल किया था वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप कस्टम एरर जो है आपका, अभी यहाँ पे जो एरर आपको देना था आपने दे दिया नाम, और उस एरर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी ये थ्रो करोगे तो इमीडिएटली ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, और जहाँ पे ये कॉल किया है वहीं पे चला जाएगा। और फिर हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो नम है यहाँ पे, नम इंटू नम, स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे नम को हम जो भी वैल्यू पास करते हैं, अगर वो इज नॉट अ नंबर है तो यहाँ से एरर थ्रो होगा, मतलब नीचे वाली लाइन रन नहीं होगी, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ठीक है, एप्लीकेशन क्रैश होगा। और अगर इफ रन नहीं होता है तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, इसका मतलब वो नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, फंक्शन स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो ये होता है एक्चुअली रोबस्ट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का जो फंक्शन आप बनाते हो, आपको एप्लीकेशन बनाने में इस तरीके से डेटा को हैंडल करना होता है, और चेक करना होता है, और अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन थ्रो करने पड़ते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया है, अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा ये कोड है, मेरे कोड के अंदर ये फाइनल लाइन ये है, ये मेरी फाइनल लाइन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है कि मुझे ये आउटपुट आना चाहिए, फाइनल लाइन, बाकी मेरा कोड कुछ भी एग्जीक्यूट हो जाए लेकिन फाइनली सक्सेसफुल प्रोग्राम रन होने का मैसेज आना चाहिए, ताकि इसका मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन एक रोबस्ट है, वो एरर आने के बाद भी लास्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ऑल कोड इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अभी हम स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे, कांस्टेंट x इज इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन, और स्क्वायर को हम दे देंगे यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग x, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन को, और इसने जो रिटर्न किया है वो x के अंदर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा x को प्रिंट करेंगे हम, और लास्ट में मैसेज आएगा प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने कोई एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 100, और प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो ये केस में तो ये फाइन वर्क हुआ है। लेकिन मान लो कि यूज़र ने यहाँ पे 10 की जगह दे दिया है यहाँ पे ABC, अब हम ABC का स्क्वायर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो दैट सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र किसी भी तरीके के डेटा अगर रॉन्ग देता है तो दैट सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट दैट डेटा एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ करेक्ट डेटा, that's a responsibility of the software, okay। and software responsibility means what, it's a responsibility of the developer, ठीक है। तो फिर डेवलपर उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए,
अब यहाँ पे देखो मैंने ABC पास किया है, अब ABC का स्क्वायर कैसे जनरेट करें, तो ये फंक्शन यहाँ पे चेक करेगा कि इज नैन, मतलब नम ये नॉट अ नंबर है, तो यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा कि इनवैलिड नंबर फॉर्मेट है। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे देखो अनकॉट एरर, मतलब एरर जनरेट हुआ है लेकिन उसको कॉट नहीं किया गया है, और एरर क्या आया है, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, और कहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल आ चुकी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमारा ये जो दो लाइन है ये एग्जीक्यूट हुई नहीं है, हमारा प्रोग्राम बीच में ही क्रैश हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक एरर को थ्रो किया है। तो आप एरर को थ्रो करते हो तो मतलब उस एरर को हैंडल नहीं किया गया तो प्रोग्राम आपका क्रैश होता है, मतलब आपको ऑपरेशन को अलाउ ही नहीं करना है। अगर इनवैलिड डेटा आता है तो आप एप्लीकेशन को रन करने से प्रिवेंट करते हो कि नहीं भाई नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप इस तरीके की चीज़ें करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थ्रो, और ये एरर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एरर कंस्ट्रक्टर है, इसको आप कस्टम मैसेज दे सकते हो और इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो। तो जैसे भी ये थ्रो होता है, मतलब यहाँ पे अगर जो कॉल हो रहा है फंक्शन, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, तो एरर जब थ्रो होता है तो हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारी जो लाइन है नीचे वाली ये रन नहीं हुई, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं रन हुआ। ठीक है, तो अब आप इसको और रोबस्ट बनाने के लिए फिर आप आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज करना है, ट्राई कैच। तो आप यहाँ पे ट्राई और कैच यूज कर सकते हो, यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, जो कि जो भी एरर आएगा इसके अंदर पास होगा। अभी ये जो फंक्शन है आपने यहाँ पे कॉल किया था, इसको क्या करना है, आपको इस ट्राई के अंदर कॉल करना है। ओके, ट्राई के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एरर आएगा तो डायरेक्ट कैच में जाएगा ये, क्योंकि अगर इसने थ्रो कर दिया एरर तो ये कैच में एरर आ जाएगा, और आने के बाद ये ट्राई में एरर आएगा, और एरर आने के बाद ये कैच में चला जाएगा, और एरर ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी डिटेल होगी ये कौन सा एरर थ्रो किया गया है इसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर नहीं आता है यहाँ पे, तो कंसोल डॉट में आउटपुट मिलेगा आपको, और फाइनली ये आपकी लाइन दोनों ही केस में एज इट इज़ रन होगी, एरर हैंडल होने के बाद भी और एरर नहीं आने के बाद भी। ठीक है, तो इसको रन करेंगे और उसी कोड को देखेंगे। अब यहाँ पे तो ये देखो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज आ चुका है, मतलब यहाँ पे एरर थ्रो हो चुका है लेकिन हमने कैच में उसको कैच किया है लेकिन कोई मैसेज नहीं दिया है, और फाइनली एज इट इज़ वो एरर को हैंडल हो गया और सिस्टम क्रैश नहीं हुई, रेस्ट ऑफ द कोड एज इट इज़ वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग एरर में क्या मैसेज आया है, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम एरर डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे तो ये एरर डॉट मैसेज का मतलब ये मैसेज जो हमने दिया था एरर थ्रो करते वक्त, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से रन करते हैं, जैसे ही एरर आया है वो बोलेगा इनवैलिड नंबर फॉर्मेट एंड प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरर को थ्रो कर सकते हो खुद फंक्शन बना के, या फिर आपको जहाँ चाहे वहाँ एरर को थ्रो करोगे, और जैसे भी एरर थ्रो होगा तो सिस्टम आपका क्रैश डेफिनेटली होगा। फिर उसको बचाने के लिए आप ट्राई कैच मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरीके से आप थ्रो एरर कर सकते हो आपके जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर, और एरर थ्रोइंग यही एक प्रॉपर वे माना जाता है। अगर एरर आता है आपको कहीं पे या वैलिडेशन करना है तो यू हैव टू थ्रो द एरर। ओके, आपको फिर उसको इफ एल्स करके नहीं बैठना है, अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो एरर थ्रो कर दो, और जो भी उस फंक्शन को यूज़ करने वाला है दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दैट एरर प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप एरर को थ्रो कर सकते हो, जहाँ पर वो सिस्टम फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ पे वो एरर आएगा, और अगर कैच नहीं किया तो वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ कंप्लीटेड ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया कंप्लीटेड, ये भी हो गया। समझ में आ रहा है सबको? यस, Yes, sir. ओके, तो अभी दीज आर द थिंग्स एक्चुअली। उसके बाद अभी हम देखेंगे, ओके ये थ्रो भी हमारा हो चुका है अभी कंप्लीटेड।
ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे कस्टम एरर। ठीक है, अब कस्टम एरर का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे खुद के एरर ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे ये ऑलरेडी एरर ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो इसके अंदर जो भी एरर दे रहे हो आप वही एरर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम जनरल कॉमन एरर ऑब्जेक्ट है इसको थ्रो कर रहे हैं हम, तो सारे प्रोग्राम में हम एरर थ्रो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप क्या करो, उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें बनाओ और वो चीज़ें डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए और वो चीज़ें का इस्तेमाल बार बार आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो है, यहाँ पे सिर्फ एरर नाम का हम ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एरर है ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं और उस मैसेज को हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करना है तो आपको खुद के एरर बनाने पड़ते हैं और उसी केस में आप उसको थ्रो करते हो। तो इस तरीके से इसी कंसेप्ट को कहा जाता है कस्टम एरर्स। मतलब यहाँ पे आप खुद का एरर ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस एरर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कस्टम एरर ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी हमें सिर्फ ये करना है यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या थ्रो किया है, एरर ऑब्जेक्ट थ्रो किया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक एरर बनाना है जिसका नाम ही हम क्या करेंगे, इनवैलिड नंबर नाम से एक एरर बनाएंगे खुद का। ठीक है, जहाँ पर भी नंबर इनवैलिड होगा वही एरर क्या होगा, रन होगा, थ्रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए यहाँ पे ES6 का इस्तेमाल करना है, क्लास का यूज करना है, क्लास और क्लास का नंबर जैसे कि इनवैलिड नंबर नाम से हम क्लास का नाम देंगे। ठीक है, और आपको फिर इसको एक्सटेंड करना है एरर क्लास से, एरर क्लास। ओके, तो जो भी आप एरर बनाना चाहते हो उस नाम से क्लास बनाओ और उसको एक्सटेंड करो एरर से। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेना है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सुपर को कॉल करना है, मतलब पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और पेरेंट को डेटा पास करना है इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। तो एक मैसेज आप प्रीडिफाइन भी रख सकते हो या फिर कंस्ट्रक्टर से भी पास कर सकते हो, लेकिन ये मैसेज इनवैलिड नंबर का है तो हम इनबिल्ट क्या करेंगे, उसके अंदर सुपर जो है कंस्ट्रक्टर, तो इस एरर को क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा एरर, और इसके अंदर हम नेम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे नेम इज इक्वल टू, और एरर का नाम लिखेंगे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो जैसे हमने एरर का एक नाम दिया है एरर नेम, और कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर मतलब इसका जो पेरेंट एरर ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, हमें डेटा पास करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, इट्स कंपल्सरी। क्योंकि जो भी हमारा एरर है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है तो उसको कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है हमें, क्योंकि ये सुपर का यूज़ करके हम जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना आपको ज़रूरी है और सुपर को मैसेज देना है, तो ये मैसेज चला जाएगा इस एरर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवैलिड एरर नाम का जो ये बनाया था आपने, क्लास बनाया था एरर। अभी इसको हमें थ्रो करना है इस एरर की जगह, यहाँ पे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू, और ये एरर कौन सा है हमारा, इनवैलिड नंबर, इसी को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे और थ्रो न्यू इनवैलिड नंबर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एक कोडिंग किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से, कि हम थ्रो क्या कर रहे हैं, इनवैलिड नंबर को थ्रो कर रहे हैं। तो हमारा इनवैलिड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्शन बना हुआ है, एरर बना हुआ है, और हम उसको थ्रो कर रहे हैं अभी। तो जो भी रीड करेगा इस कोड को उसको पता चलेगा कि वो क्या थ्रो कर रहा है, इनवैलिड नंबर थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब उसको समझ में आएगा कि ये जो इनवैलिड नंबर है ये एरर है कस्टम, और वो एरर यहाँ पे किसके लिए है, जो भी नंबर इनवैलिड हो पास किया जाता है, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट है उसके लिए एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो न्यू इनवैलिड नंबर, ये हमारा क्या है, कस्टम एरर हमने बनाया था, कस्टम एरर। तो ये कस्टम एरर बनाया हमने, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, सिंपली क्लास बनाना है, एरर पेरेंट क्लास है एरर, एरर से उसको एक्सटेंड करना है और कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास को कॉल करना है, फिर बाद में इसके अंदर आप कोई भी डेटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। अब यहाँ पे मैसेज नाम की प्रॉपर्टी हमने प्रिंट की है यहाँ पे,
तो हम यहाँ पे मैसेज नाम की प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, आपकी खुद की जो ओवरराइड होगी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे। सो मैसेज इनवैलिड नंबर यूज्ड, ठीक है। तो मैसेज दिया हमने, इनवैलिड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जैसे भी एरर यहाँ पे आएगा तो एरर के अंदर ये एरर ऑब्जेक्ट कौन सा चला जाएगा, ये चला जाएगा जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा एरर के अंदर, और हम एरर डॉट मैसेज भी प्रिंट करेंगे और फिर एरर का नेम भी प्रिंट करेंगे जो हमने कस्टम बनाया था यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इनवैलिड नंबर यूज और प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आई है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आई है, यहाँ पे एरर का नेम इनवैलिड नंबर है, मैसेज इनवैलिड नंबर यूज, एंड यहाँ पे एरर क्या आया है अपना, या यहाँ पे फाइनली क्या आया है, यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम एरर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो मान लो कंस्ट्रक्टर को हमें कोई पास नहीं करना है, तो इट आल्सो कैन अलाउ, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर को जो पास करेंगे एरर, वो एरर इस प्रॉपर्टी में चला जाएगा मैसेज में, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे मैसेज नाम की प्रॉपर्टी ली है, तो हमें कंस्ट्रक्टर को एरर की डिटेल पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, आपका कस्टम एरर बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म, और उसी को आप डायरेक्टली थ्रो कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप थ्रो करने के लिए आपको जो कौन सा भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और एक जैसे कि क्लास और डेमो एरर, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मैसेज नाम की प्रॉपर्टी डेमो एरर, ठीक है, और मैसेज डॉट नेम, सॉरी नेम नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाऊंगा, एरर नेम, ठीक है। अब ये मेरा क्लास है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ देता हूँ यहाँ पे दिस स्टैंडर्ड, और इसकी जगह हम क्या इसको थ्रो करेंगे, डेमो एरर को, डेमो एरर को थ्रो करेंगे, ठीक है। और चलो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली कस्टम एरर आपको बनाने हैं जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड, तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करके एरर का ऑब्जेक्ट एरर से एक्सटेंड करके वो बना सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आपका कोई भी कस्टम एरर है, ओके, ऑब्जेक्ट उसको थ्रो करना है, तो आप डायरेक्टली क्लास बनाओ और उसके अंदर ये नेम मैसेज प्रॉपर्टी लिख के आप क्या कर सकते हो, इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इस तरीके से थ्रो कर सकते हो। तो जैसे भी थ्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में कैच होगा, और जो ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रिंट होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेमो एरर एंड प्रोग्राम सक्सेसफुली। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कस्टम क्लास बना है, बट दिस इज नॉट अ प्रिफरेबल वे, यू हैव टू एक्सटेंड इट फ्रॉम द एरर क्लास। तो जब भी हम एरर से एक्सटेंड करते हैं तो ये एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो एरर मैकेनिज्म है वो प्रॉपर ऐसे क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप खुद का एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, सेपरेट ऑब्जेक्ट, ओके। तो आपको अगर एरर बनाने है तो यू हैव टू एक्सटेंड विथ एरर ऑब्जेक्ट, बट इन अ interview our if anybody ask you can we create the custom error without using the without extending the error class, तो yes we can do it, ठीक है। तो हम खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम एरर बना सकते हैं यहाँ पे और उसको थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसको ट्राई में यूज करके कैच कर सकते हैं और एरर को हैंडल कर सकते हैं। समझ में आया ये? ओके, तो यहाँ पे कस्टम एरर किस तरह से बनना है ये अभी हमने देखा है। ओके,
तो इस लेक्चर में अभी हमने चीज़ें देखी है, जैसे एरर हैंडलिंग देखी है जावास्क्रिप्ट में। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट देखा है, रोबस्ट क्या होता है, रोबस्ट एप्लीकेशन, और ये एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म ये पूरा देखा है हमने। ठीक है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में, मतलब अगले लेक्चर में, हम इसके ऊपर थोड़ा इंजीनियरिंग चीज़ें देखेंगे। स्टैंडर्ड चीज़ें होती है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम थोड़े प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल को हम कोडिंग के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे, यूजिंग कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग के ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको इसी के ऊपर बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे, सिनारियो देखेंगे, और अलग अलग टाइप की एरर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने टाइप की एरर होते हैं, किस एरर का क्या मीनिंग होता है, कौन सा एरर किस केस में जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप कितने फीचर्स पढ़ाते हो या फिर सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि इन फ्यूचर भी आप एंगुलर में काम करो या रिएक्ट जेएस में काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। आप एंगुलर में भी काम करते हो तो टाइपस्क्रिप्ट में इसी फीचर को इस्तेमाल करना है, आपको यही फीचर यूज़ करना है। तो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको, यही आपको यूज़ करना है एक प्रॉपर तरीके से। और एंगुलर ऐप डेवलप करते हो तो आपको ये सारे फीचर एक प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ कर सकते हो तो योर ऐप डेवलपमेंट डेफिनेटली विल बिकम द रोबस्ट। ओके, तो इसके साथ आपको ये टेक्निकली मैकेनिज्म फीचर के साथ उसकी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आप एक बेहतर एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, and from tomorrow lecture we will continue with the rest of the topics regarding error handling in a JavaScript. Okay, so is there anything need to discuss? No, sir. समझ में आया सबको किस तरीके से वर्क हो रहा है चीज़ें? Yes, sir. ऋषिकेश, संदीप, Yes, sir. Sandeep, are you there? Where is Aniket? Okay, guys. Thank you so much for joining, and we will see you tomorrow. Thanks.